आज मैं कोई घटना ना सुना के आपको कुछ मज़ेदार जोक सुनाता हूँ। ठीक है, हरियाणवी। सुनाओ। हाँ, देखो हरियाणवी आती तो मेरे को थोड़ी कम ही है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। हिंदी में मिला के ही बोलेंगे हरियाणवी। ठीक ठीक है। ठीक है। तो हुआ क्या, एक बार एक आदमी ने ना पंचायत कर, अच्छा हाँ, अपने खेत में बुलाई पंचायत उसने। अच्छा पूरे गांव के लोग बुलाए उसने, मोजीज आदमी जितने भी थे ना गांव के, सब बुला लिए खेत में। अच्छा। खेत भी उसका ऑन रोड था। हम्म, तो काफ़ी सारे लोग आए, भाई क्यों बुलाए उसने आज, पंचायत क्यों बुलाई। तो लोग इकट्ठे हो गए, बैठ गए सब। अच्छा। बोले भाई बता क्यों बुलाए हम। हम्म, मैं बोले जी ऐसा है, मैं यहाँ जो ये मेरे खेत हैं तुम्हें पता ही है, इतने खेत हैं मेरे पास। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक धर्मशाला बनवाऊँगा। अच्छा ठीक है। सारे पैसे मैं लगाऊंगा धर्मशाला में, अच्छा और धर्मशाला के साथ में एक कुआं खुदवाऊँगा। अच्छा। कुएं में पैसे मैं ही लगाऊंगा सारे। ठीक। और जो धर्मशाला है उसमें कुर्सियाँ डाल दूंगा, 5-4 बेड डाल दूंगा, बिस्तर भी यहाँ पे प्रबंध कर दूंगा मैं, हाँ ताकि कोई आने जाने वाला, रास्ते में विश्राम करने वाला जो आराम करना चाहे वहाँ पे यहाँ पे ठहर सकेगा। हाँ। और हुक्का पाने का पूरा प्रबंध होगा, और मैं लगाऊंगा सारे पैसे, चिंता मत करो। हम्म, ठीक है। हम्म, और मुड्डे उड्डे सब पूरा सामान यहाँ पे होगा। हाँ। और थोड़ा पार्क सा भी लगवा दूंगा, ताकि यहाँ पे वातावरण है वो बहुत सुंदर रहे। हम्म, टेलीविज़न लगवा दूंगा, उसमें एलईडी लगवा दूंगा, आने वाले ताश लाकर रख दूंगा यहाँ पे काफ़ी हाँ। सारे। और तंबाकू का प्रबंध पूरा होगा, आने वाले हुक्का पियो, चाय पियो, सारा प्रबंध करूँगा मैं। अच्छा बस इसीलिए बुलाए थे आप सब, ये बताने के लिए। हम्म, तो सब एकदम हतप्रभ रह गया, वाक। हम्म, सब बोले भाई ये सारे के सारे काम तू करेगा, धर्मशाला तू बनवाएगा, टेलीविज़न तू लगाएगा, सामान तू रखेगा, मुड्डे तू डालेगा, बेड तू डालेगा, ताश तू यहाँ पे आके रखेगा, कुर्सियाँ तू रखेगा, इतना सारा सामान जब सब कुछ करना ही तेरे को है, तो हम क्यों बुलाए। भाई हमने क्यों हाँ, बुलाया? हम क्यों बुलाए। तो बोले बस तुम तो इसलिए बुलाए थे कि ये जो सामान में रखो ना, छोड़ दियो सही सलामत, ठा के मत लीजिए ठा लीजिए। करियान डाले जाओ है। तो ये हुआ। इसलिए हाँ बुलाया था। हाँ, इसलिए बुलाए थे। हाँ, एक बोल और, लीजिए। हाँ, एक और सुनाता हूँ इसी तरह का जोक। सुनाओ। एक बार एक गांव में एक है ना पहुँचे हुए महात्मा आए। अच्छा तो काफ़ी बड़ी दाढ़ी, काफ़ी बड़े बाल, उसी से लगेगा उसका आइडेंटिफिकेशन तो यही है कि भाई दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, तो भाई कोई पहुँचा हुआ महात्मा है। महात्मा। काफ़ी रोब शोब था, काफ़ी दमदार पर्सनालिटी बना रखी थी उसने। तो गांव के लोग, गांव से बाहर उसने ना डेरा डाल लिया, और गांव के लोग जाएं, चरण छुएं, बाबा आशीर्वाद, बाबा आशीर्वाद। था भी थोड़ा समझदार वो बाबा, तो लोगों की समस्याओं का समाधान करता, लोगों को शिक्षाप्रद बातें बताता, मोटिवेशन करता। तो लोग बड़े प्रभावित हो गए उससे। ठीक है। तो उसी गांव में एक ऐसा जोड़ा रहता था, ऐसी दंपत्ति रहती थी जिसके पास काफ़ी पैसा था, हवेली थी, ज़मीन थी, मतलब धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी कोई थी तो क्या थी, बच्चे नहीं हुए, वो भगवान की कृपा। हाँ, बच्चा नहीं था, पूरे इतनी बड़ी हवेली में, इतने बड़े आंगन में एक भी बच्चा नहीं था। तो उन्हीं के पड़ोस का एक आदमी आया उनके पास दौड़ के, बोला जी आपको मैं बताता हूँ, गांव में ना पहुँचे हुए महात्मा आए हुए हैं, और आप दोनों उन महात्मा जी से मिलो, आपकी समस्या का समाधान वो 100% कर देंगे। तो बोले हाँ वास्तव में कर देंगे। बोले हाँ जी, अरे यार हम तो जगह जगह हमने ठोकर खा ली यार, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, डॉक्टरों से हमने सब ट्रीटमेंट करवा लिए, और महात्माओं के पास हम आए, धार्मिक यात्राएं हमने कर ली, कुछ हुआ ही नहीं। तो हाँ हाँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या करें, चलो आप कहते हो तो ये भी आजमाते हैं, कहाँ है वो महात्मा। बोले जी वो महात्मा वहाँ पे आए हुए हैं, और ऐसे ऐसे, और वहाँ पे चले जाओ। ठीक है, तो हम ना नहा धो के जाएंगे महात्मा के पास। ठीक है। वो आदमी चला, जैसे ही गेट से बाहर निकला वो आदमी, तो क्यों ना संयोग से महात्मा उधर ही उसी गली में आ रहे थे। तो वो आदमी तुरंत वापस गया, बोले तुम्हारी तो भगवान ने सुन लिया, वो महात्मा ही इधर आ रहे हैं। ठीक है, वो आ रहे हैं महात्मा, आओ बाहर, चलो बुला लो, अपने घर पे बुला लो। तो दोनों दंपति दौड़ के गए गेट से बाहर, और महात्मा जी के पैरों में
गिर गए। गिर गई। बोले महात्मा जी एक बार हमारे घर में आप तशरीफ़ लाइए। हम्म, तो महात्मा जी ठीक है बच्चा चलो, उनके घर में आ गए। हम्म, घर में उन्होंने मुद्दा डाल दिया, पानी वानी पिलाया, हम्म, चाय वाय पिलाई, और फिर उसके बाद हम्म, महात्मा जी के चरणों में गिर के बोले महात्मा जी देख रहे हो ना कितनी बड़ी हवेली है हमारे यहाँ, कितना बड़ा आंगन है, ज़मीनें हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करें सब बेकार हमारे लिए। तो घर में एक बच्चा ही नहीं है, आपकी अगर कृपा हो जाए महाराज तो हमारा ये घर आंगन है ये महकने लगे। और क्या। महात्मा जी बोले बच्चा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, भगवान आपकी सुनेगा। मैं कल ही हरिद्वार जा रहा हूँ और हरिद्वार ठाकुर जी के मंदिर में मैं दीवा जला दूंगा और भगवान की मेहर हो जाएगी आप पे। अच्छा। बोले ठीक है महाराज, हो जाएगी ना महाराज, विश्वास करो बच्चा सब ठीक होगा। महाराज जी चले गए। हम्म, अब वो घटना उस दिन समझो उसका समापन हो गया। हम्म, अब आप 10 साल बाद देखो, 10 साल बाद वही महाराज जी उसी गांव में आए अच्छा। और उसी गांव में संयोग से वो उसी गली से गुजर रहे थे। हम्म, तो जब उस गली से गुजर रहे थे तो वो दरवाज़ा जब देखा तो महाराज जी को ध्यान आया कि इस घर में तो तू आया था हम्म, और इस घर वालों ने जो दुआ मांगी थी तो तूने इस घर के नाम से तूने हरिद्वार में दीपक जलाया था। हम्म, तो देखते हैं भगवान ने क्या किया, क्या सुनी या नहीं सुनी। अच्छा। हाँ, तो दरवाजे के अंदर झांक के देखा तो एक औरत झाड़ू निकालने लग रही है, एक बच्चा उसके पास खेल रहा है, एक बच्चा रोने लग रहा है, एक बच्चा आड़े में बैठा है वहाँ पे, एक दो बच्चे लड़ाई झगड़ा करने लग रहे हैं, वो भीड़ हो रही है बच्चों की। बच्चों। तो महाराज जी बड़े खुश हुए कि चहल पहल है। हम्म, महाराज जी अंदर आए खुश होके हम्म, और उस औरत से मुखातिब हुए। बोले बच्चा? बोले हाँ महाराज जी। पहचाना बच्चा? बोले हाँ महाराज जी पहचान लिया आपको, महाराज जी पहचान लिया। पहचान लिया। मैं बोला अच्छा, तो आपके पतिदेव कहाँ गए? मैं बोले महाराज जी बस कहाँ गए, वो आपने जो दीवा जलाया था ना उसको बुझाने गए हैं कल ही। तो कई बार दीवा यूँ भी जल जाता है ना। हाँ, एक और सुनाता हूँ आपको। एक हरियाणवी बस के सफ़र की मैं बात बताता हूँ। हरियाणवी बस में सफ़र कर रहे थे सवारियाँ, तो काफ़ी भीड़ सी थी। अच्छा। एक बुजुर्ग खड़े थे हम्म, जिसको हरियाणा में अक्सर ताऊ जी कहते हैं, कोई बूढ़ा आदमी तो ताऊ 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 के नाम से ज़्यादा, तो ताऊ खड़े थे यूँ कह सकते हैं। हम्म, भीड़ थी बस में। एक जगह बस रुकी और कुछ सवारियाँ चली, उन सवारियों में एक मैडम भी थी। अच्छा। हाँ, मतलब नया परिधान जो होता है फैशनेबल वो सब पोशाक पहन रखी, ऊंची हड्डी के सैंडल पहन रखे और बड़े रोब शोब से उसने बस में एंट्री ली। अच्छा। और वो चाव चाव में जैसे बढ़ी आगे तो उसका सैंडल है ना वो ताऊ जी के पैर पर टिक गया। ठीक है। और ताऊ जी ने एकदम किया काट दिया। तो मैडम बोली ताऊ जी सॉरी। नहीं बोला ना सॉरी से बात नहीं बनेगी भाई, मैं तो बराबर का काटूंगा। सॉरी से बात नहीं बननी। बात नहीं हाँ, इस तरह का हुआ एक बार। एक बार इसी तरह से उसी हरियाणवी बस में ना एक दंपत्ति सफ़र कर रहा था। अच्छा। भीड़ थी, दोनों खड़े थे पास पास। तो एक जगह बस रुकी और काफ़ी सारी सवारियां चढ़ गई। वहाँ पे एक लगता है कि कॉलेज था उस स्टैंड के पास, तो कॉलेज के काफ़ी सारे बच्चे चढ़े बस में। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी लड़के थे, यूथ थे, तो थोड़े शरारती, थोड़े चंचल नटखट तो होते हैं कॉलेज के बच्चे। हाँ। तो वो ज़्यादा बोल रहे थे, चक चक बक बक कर रहे थे, किसी का ध्यान ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मेरे पैर कहाँ हैं, मेरा हाथ कहाँ है। तो अनजाने में किसी लड़के का पैर वो लेडीज़ जो थी उसके पैर पे टिक गया। हाँ, और ध्यान दिया नहीं किसी ने, लेकिन लेडीज़ का तो पैर कट रहा है तो उसको तो ध्यान आएगा ना। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो ये लड़का है ना, इसने मेरे पैर पे पैर रख रखा है, इसको समझाओ नहीं मैं इसको है ना थप्पड़ मारूंगी। वो थोड़ा नरम आदमी था, डरपोक भी लगता है। वो बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो चुपचाप खड़ी रहे, अगले अभी स्टैंड आने वाला है अपना, थोड़ा तसल्ली रख। उसने तसल्ली कर ली, लेकिन अब पैर का वजन ज़्यादा बढ़ा तो और पेन हुआ। तो उसने फिर कहा कि देखो ये जो दबा रहा है मेरे पैर को, मैं इसको थप्पड़ मारने वाला हूँ, इसको कहो कुछ। तब आदमी भी क्या करे, आदमी भी ज़ोर से बोला, बोले ओए लड़के। तो लड़का गुस्से में बोले हाँ क्या बात है। बोले ना बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तो वो पैर है ना उसको उठा के दूसरे वाले पैर पर रखे। पहले वाले में दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो कई बार यूँ भी समझौते करने पड़ते हैं। देखो
है ना लाइफ में। हाँ, एक मैं थोड़ा सा अजीब सा बताता हूँ, हरियाणा में देखो कुछ मुहावरे हैं, है ना, देसी मुहावरे बन जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, कई बार ये कहते हैं कि ओहो इनका तो है ना मौसम इतना ख़राब है, गर्मी इतनी पड़ रही है, कत्ती है ना जमींदारा की कांच काट के गिरती है। हाँ, इस तरह होता है कई बार। तो एक अपने वहाँ पे है ना उधर माता का मेला भरता है, उधर बेरी में माता का मेला भरता है, दुर्गा माँ का बहुत ज़बरदस्त मेला भरता है। तो बताते हैं पुराने टाइम पे है ना वो मंदिर का भी मेले पे है ना ठेका छूट जाया करता 9 दिन पहले ही, नवरात्रों में भी, क्योंकि काफ़ी सारे है ना जो श्रद्धालु आते रहते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वो कमेटी, जो मेला कमेटी होती थी, वो सारी झंझट से बचने के लिए ठेका छोड़ देती थी कुछ आदमियों के लिए कि भाई तुम हमें एक मुश्त दे दो, इतने रुपए दे दो, और जो आएगा वो तुम्हारा। हाँ, इस तरह हो जाता था। तो लोग फायदे के चक्कर में ठेका छुड़वा लेते थे, और माता उनको फ़ायदा भी करती थी, होता होगा। हाँ, तो उस साल क्या हुआ, ठेका तो 2 आदमियों ने थोड़ा महंगा छुड़वा लिया, और उस साल पता नहीं फसल अच्छी नहीं हुई या क्या हुआ, श्रद्धालु कम आए मेले में। तो 7-8 दिन निकल गए, वो नवरात्रि ढीले चल रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे। दोनों हिसाब लगा लगा के देख रहे हैं कि यार ठेका तो छुड़वाया था 5 लाख में, रुपए तो 1 लाख भी इकट्ठे नहीं हुए, अब के बाद मारे गए भाई। ऐसे बड़े उदास से बैठे हैं बेचारे, कोई आ नहीं रहा श्रद्धालु। जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है मंदिर के बाहर या निकलती है तो कान खड़े करके देखते हैं कोई आया होगा, लेकिन फिर बेचारे उदास हो जाते हैं। इतनी देर में गाड़ी आगे रुकी मंदिर के बाहर, उसमें एक बुढ़िया उतरी, एक बच्चा उसके साथ छोटा सा, दोनों उतरे और आए माता के मंदिर में, और दोनों मोदे पड़ गए माता के सामने, मूर्ति के सामने। और जो बुढ़िया थी उसने माता से कामना की। जब वो कामना कर रहे थे, दोनों वो ठेकेदार थे, वो दोनों पास आए, खड़े हो गए कि बुढ़िया क्या करती है, देखते हैं कुछ क्या लेके आई है। तो बोले, हे माता, अगर तू मेरी अरदास सुन लेगी ना अब की बार, तो मैं तेरे सोना का छत्र चढ़ाऊंगी। अब सोना का छत्र काफ़ी रुपए का होता है, सुन लेगी तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगी। अब दोनों ने सोचा यार हमारा तो ठेका अब की बार, ये अभी बाद में चढ़ाओगी। तो उन्होंने पूछ लिया, बोले ताई, बोले क्या अरदास है तेरी दादी। ताई दादी जो बुजुर्ग महिला थी, तो दादी क्या अरदास है, क्या दुआ मांग रही है तो माता से, अभी क्यों ना चढ़ा देती तो छत्र। बोल नहीं भाई, पहले मेरी मनसा पूरी हो जाएगी ना फिर छत्र चढ़ाऊंगी मैं सोने का। सोने को चढ़ाओगी असली? बोले हाँ बिल्कुल असली चढ़ाऊंगी, अगर मेरी मनसा पूरी कर दी तो माता ने। बोल तो दादी तेरी मनसा पता की है? तो मनसा तो भाई दिक्कत को नहीं, छोरो कांच लो सो। बोले कि कांच लिखड़ा है। इसकी कांच लिखड़ा है। न बोले तो दादी क्यों बाढ़ देखा ही तो माता की, तो कांच काटन को ठेकू ले रहा है, दो यहाँ की तुम्हारी गाड़ी की बोले इनका तो तुम इनका तो क्यों माता का भरोसे रहे। बड़े गजब गजब के लोग हैं ना, ऐसे होते हैं। हाँ, और क्या। एक बार क्या हुआ, ये जो बिचौले होते हैं ना, कई बार झूठ साज बोल के, और ये देखते नहीं हिसाब किताब की लड़का क्या करता है लड़की क्या करती है, उनको लोभ होता है, बस झूठ साज बोल के करवा देते हैं। तो एक बार एक दिल्ली में लड़की, अच्छी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की थी, काफ़ी पुराने वक्तों की बात है, उसका रिश्ता उन्होंने राजस्थान के किसी बैकवर्ड पिछड़े हुए से गांव में तय करवा दिया। हालांकि लड़के के बाप के पास ज़मीन काफ़ी थी राजस्थान में, और काफ़ी बकरियां भेड़ें काफ़ी थी। दिल्ली में एक छोटा सा प्लाट हो मान लीजिए, और उसको ये बताया जाए कि राजस्थान में 40 किले ज़मीन है उसके पास, तो आदमी इम्प्रेस हो सकता है कि और इतनी ज़मीन है, बहुत बड़ा ज़मींदार होगा। लेकिन ज़मीन की वैल्यू है, दिल्ली की कीमत अलग है, राजस्थान की अलग है। लेकिन चलो वो झांसे में आ गया बिचौले के में, और उसने अपनी लड़की का रिश्ता राजस्थान के उस गांव में तय कर दिया था। लड़के के बारे में झूठ बोल दिया कि 10वीं पास है, ये वो करके, चाहे वो अनपढ़ ही रहा होगा, ठीक है। अब रिश्ता हो गया तो हो गया। पुराने दिनों में रिश्ते हो जाते थे, टूटते भी नहीं थे, ठीक है ना, लोग उनको निभाते थे, फिर जो भी हुआ सो हुआ। तो लड़की एक बार गई तो उसने देखा कि वहाँ तो सारा का सारा बैकवर्ड सा है, हिसाब किताब पिछड़ा हुआ, ना कोई खाने का सही प्रबंध है, ना कोई रहने सहने का कोई प्रबंध है, क्योंकि अब दिल्ली में रहने वाली कोई लड़की जो है तो वहाँ का स्टैंडर्ड अलग होता है, और वो गांव का एक पिछड़ा हुआ परिवार है तो उसके स्टैंडर्ड अलग थे। हाँ, तो सुबह जब चली तो गई वैसे वो
और सुबह उसने देखा तो ब्रश तो वो लेके गई थी, लेकिन वहाँ देखा तो पेस्ट नहीं है। उसने देखा पेस्ट नहीं है यहाँ पे, साबुन की जगह साबुन नहीं है, शैम्पू की जगह शैम्पू नहीं है। तो उसको बड़ा अजीब लगा कि यहाँ कैसे निर्वाह होगा, लेकिन चलो निभाएंगे। अच्छे घरों के अच्छे माँ बाप की लड़की थी, तमीज़ थी, समझदार थी। अगली बार गई तो वो साबुन, शैम्पू, कोलगेट या पेस्ट जिसको बोलते हैं, कोलगेट तो रूड हो गया एक प्रकार से, सभी चाहे कोई भी पेस्ट हो, चाहे पेप्सोडेंट हो, चाहे कोई और हो, सभी को कोलगेट बोल देते हैं, लेकिन पेस्ट वो लेके गई। अब वो सुबह सुबह ना अपने ब्रश पे रख के जब वो करने लगी ब्रश, तो झाग आने थे मुंह में तो बहुत ज़्यादा। और वहाँ सब तमाशा देख रहे हैं उस परिवार में कि ये क्या कर रही है। हाँ, एक छोटा सा उसका देवर था, उसको बड़ा अजीब लगा कि भाभी जी क्या कर रही है। तो वो आया, थोड़ा नटखट सा था, शरारती बच्चे तो होते हैं, चाहे राजस्थान का हो चाहे दिल्ली का हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो आए, भाभी जी थोड़ा मेरे को भी दो। तो उसने थोड़ा सा छोटा बच्चा सान के और थोड़ा सा पेस्ट उसकी हथेली पे रख दिया। अब वो उधर आया, उसने चाट लिया वो। अब टेस्ट तो मीठा ही होता है उसका, उसको तो बड़ा मज़ा आया। वो फिर आ गया वापस, भाभी जी थोड़ा सा और दो मेरे को। उसने थोड़ा और रख दिया, उसने फिर उसके सामने चाट लिया और उसके सामने तुरंत हथेली कर दी, भाभी जी थोड़ा सा और। उसको तो पहले वो परेशान थी, अब देखा कि ऐसे ऐसे है ना, ये यहाँ पे कलाकार रहते हैं, तो उसने उसको एक थप्पड़ चटा दिया। अब राजस्थान में देवर को थप्पड़ मार देना ये थोड़ी सी क्रिया, थोड़ी सी हाँ बड़ी नहीं तो कम से कम वहाँ पे वहाँ की परंपराओं के अंतर्गत थोड़ी सी ऑब्जेक्शन इस पे होता है। तो वो लड़का रोता रोता गया अपने भाई के पास कि भाई भाभी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। तो भाई गुस्से में आया, तूने इसको थप्पड़ मार दिया, क्यों मारा इसको थप्पड़, क्यों, क्या करूँ तो फिर इसको थप्पड़ नहीं मारूँ तो। पता है इसने क्या किया, पेस्ट मैंने इसकी हथेली पे रखा और इसने तो चाट लिया यूँ ही। अच्छा, अब उसके समझ में कुछ आया नहीं। बोले क्या, कहाँ है, क्या है पेस्ट। उसने हथेली की आगे, बोला मेरे को दे थोड़ा। उसने भी उसकी हथेली पे रखा। अब उसने भी चाट लिया और चाट के एक थप्पड़ उसको लड़के को मारा। फिर वो नालायक, ये इस तरह खाने की चीज़ है, इसको रोटी पे रख के खाते हैं। रोटी पे रख के खाने का तो इस तरह का होता है कई बार ना, बड़ा मज़ेदार काम होता है। एक रामलीला किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो रामलीला हो रही थी ज़बरदस्त। तो वो दौर था जब नया नया वीडियो कैमरा आया था। शादी में, विवाह में वीडियो कैमरे आते थे तो लोग बड़े मतलब बड़ा चाव चढ़ जाता था कि फिल्म बनेगी तो हम आगे आएँ, हमारा चेहरा ज़रूर दिखे, हम ज़रूर डांस करें और हम फिल्म में आएँ। तो नया नया कैमरा आया था, तो उस जो रामलीला हो रही थी तो वहाँ पर भी उन्होंने उस दिन विशेष के लिए ना वीडियो कैमरे का प्रयोग किया था कि आज हम वीडियो फिल्म बनाएं। तो सभी कलाकार, दर्शक, जो भी लोग थे वो सभी चाव में थे। और उस दिन जो दृश्य आना था वो रावण को आना था स्टेज पे। हाँ, और पर्दे वर्दे की सब तैयारियाँ, लाइट वाइट सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास के रखे। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ नहीं समझते क्या हो रहा है, उनको चाव ज़्यादा होता है, लेकिन वो ये व्यवस्था बिगड़ेगी हमारी वजह से, नहीं बिगड़ेगी, इसका ध्यान नहीं होता बच्चों। तो सारे बच्चे स्टेज के पास बैठे हैं, यानी कोनियाँ भी स्टेज पे लगा रखी हैं उन्होंने, ऐसे ऐसे बैठे हैं बिल्कुल पास आके कि हमारी फिल्म आए आगे। तो चलो बच्चों को तो कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। तो इतने देर में पर्दा खींचा और पर्दा खींचते रावण सामने है, पूरा साज सज्जा के साथ आया है, पूरा ड्रेस व्रेस लगा के, वेशभूषा। जैसे ही पर्दा खींचा रावण सामने, और रावण ने जोर से कहा जय शंकर की, इस तरह उच्चारण होता है उसका। बच्चों को ध्यान नहीं उस चीज़ का, बच्चों को कुछ और ही दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं उसको धीरे धीरे, ओ रावण रावण ओ रावण। तो रावण तो आदमी तो था, अब बार बार बच्चे यूँ करेंगे तो वो अपना रोल भूल जाएगा। तो आखिरी में वो परेशान हो गए, बोले हाँ बताओ क्या बात है। धीरे से बोले क्या बात है, क्यों चक चक कर रहे हो। तो बोल दिख तो नाड़ो लटका है नीचे। और रावण ने भी देखे नीचे की तरफ वास्तव में लटक रहा है। तो उसने देखे यार ये तो वीडियो फिल्म बन रही है, आज तो तेरा तो रोल पिट जाएगा। तो उसने तुरंत पर्दे वालों को इशारा किया कि खींचो जल्दी पर्दा। उन्होंने पर्दा तुरंत खींचा और रावण छलांग मार के अंदर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गया। और दोबारा से मेकअप रूम में जाके और फिर अपने आप को थोड़ा सा सजा के जचा के और सही करके फिर आया दोबारा।
लग गए 10-15 मिनट इतनी देर में। फिर आया, पर्दा उसी तरह फिर खींचा, अब रोल वहीं से शुरू होना है। पर्दा खींचा, खींचते उसने फिर वहीं से शुरू किया जय शंकर की, और जय शंकर की करते वो बच्चे फिर वैसे ही कर रहे हैं। रावण, ओ रावण, 3-4 बार कहा था। रावण बोले ईव के बाद से बोले डाके डाके। तो ऐसे मस्त होते हैं कई बार। तो ये 4-5 मैंने आज जोक सुनाए, क्योंकि रोज़ाना अगर इस तरह से किस्से सुनाएंगे ना तो हमारे दर्शक भी बोर हो सकते हैं, आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन कल आपको कोई मोटिवेशनल, कोई प्रेरक किस्सा सुनाएंगे, बहुत बेहतरीन, रोचक। आज का जो अपना शो है ना, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।